आज के इस वीडियो में बच्चों में आपको आपके क्लास 9th चैप्टर 1 विज्ञान का जो चैप्टर नंबर 1 है ना बच्चों, उसके जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर है और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स है वो मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही सिंपल वे में। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आ पाएगा, क्योंकि क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट कर दें। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देख सकते हैं, पाठ्य निहित प्रश्न। मतलब बॉक्स के अंदर जो है अभ्यास के अंदर सारे प्रश्न है, इसमें न्यूमेरिकल वगैरह सब कुछ है। पूरा वीडियो देखना, नहीं तो बाद पछताओगे। क्वेश्चन क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं। पदार्थ क्या होते हैं बच्चों, जो स्थान घेरती है, जिनमें द्रव्यमान होता है। तो कुर्सी पदार्थ है, वायु भी पदार्थ है क्योंकि जगह घेरती है। स्नेह, प्यार, ये कोई पदार्थ थोड़ी ना है। गंध, ये भी कोई पदार्थ नहीं है। घृणा कोई पदार्थ नहीं है। बादाम पदार्थ है, जो हम सोचते हैं वो कोई पदार्थ नहीं है। शीत कोई पदार्थ नहीं है। नींबू पदार्थ है। पानी पदार्थ है। सुगंध कोई पदार्थ नहीं होता। ठीक है, तो ये सब आपके पदार्थ हैं और बाकी नहीं। करें, निम्नलिखित प्रेक्षण के कारण बताएं। गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। जब मम्मी खाना बना रही होती है रसोई में, आपको बहुत दूर से पता लग जाता है, या कहीं दूर पे कहीं होटल में खाना बन रहा है तो आपको दूर से पता लग जाता है। लेकिन वही खाना जब बन जाता है थोड़े टाइम के बाद, आपको उसके पास जाने के बाद ही पता लगता है कि यहाँ पर कुछ है। कभी तो वो, कभी कभी वैसा भी नहीं पता लगता। तो इसका मेन कारण है गतिज ऊर्जा। जब गर्माहट बढ़ती है, इसके चैप्टर 1 जिसने पढ़ रखा है ना, इसका इस चैप्टर को पहले मैंने आराम से समझा है। जिस जिस बच्चे ने उस बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये क्वेश्चन उसके लिए आसान है। देखो, गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही हमारे पास पहुंच जाती है, क्योंकि तापमान बढ़ने पर गर्म खाने से निकलने वाली गैस की कणों की जो गतिज ऊर्जा होती है वो बढ़ जाती है, जिससे उसकी गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। तो ठंडे खाने की महक की तुलना में विसरण तेजी से होता है, मतलब बहाव तेजी से होता है गर्म खाने में। अर्थात गर्म गैसों का विसरण ठंडी गैसों की तुलना में बहुत तेजी से होता है। ठीक है, इसी वजह से हमें दूर से ही पता लग जाता है गर्म खाने की महक, लेकिन ठंडे की नहीं लग पाती। ठीक है, नेक्स्ट, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है। जब ऐसे ऐसे पानी काट के वो गोताखोर अंदर जाता है ना, तो इससे कौन सा गुण पता लगता है। स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इस पदार्थ के निम्नलिखित गुण प्रेक्षित होते हैं। ऐसे ही एग्जाम में लिखना है आपको। नंबर 1, पानी के कणों के बीच की दूरी अपेक्षाकृत अधिक होती है। पानी, हर एक पदार्थ कणों से मिलकर बना है, और पानी जिन कणों से मिलकर बना है ना, उनमें जो दूरियां होती हैं, दूरी तो सब में होती हैं, कणों के बीच की दूरी होती है वो अधिक होती है, जिससे पर्याप्त रिक्त स्थान होते हैं और उसी वजह से उसको काट पाते हैं। नंबर 2, जल के कणों के बीच आकर्षण बल कम होता है। ये दो कारण है जिसके कारण गोताखोर पानी को काट पाता है। पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती हैं। पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं, चैप्टर इसके जो बेसिक वाले वीडियो में भी मैंने बताया था। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, और पदार्थ के कण बहुत ही छोटे होते हैं। ये विशेषताएं होती हैं पदार्थ के कणों में, जिनमें ठोस, द्रव, गैस तीनों चीज़ें आ जाती हैं। तीनों में एक ही चीज़ें होती हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, किसी तत्व के प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। ठीक है, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बट्टे आयतन। इसे इसे लिख लीजिएगा कॉपी में, ये घनत्व किसे कहते हैं, एग्जाम में आ जाएगा। तो क्या होता है, किसी तत्व के प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। घनत्व का जो सूत्र होता है वो होता है द्रव्यमान बट्टे आयतन। इनको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। ये कुछ दे, वायु, चिमनी का धुआं, शहद, जल, चौक, रुई और लोहा, ये आपको दे रखा है। तो इसको घनत्व के बढ़ते हुए क्रम में लिखाऊं। ठीक है, तो सबसे कम घनत्व होता है वायु का, उससे बड़ा, उससे अधिक होता है चिमनी के धुएं का, उससे अधिक होता है घनत्व रुई, उससे अधिक होता है जल। घनत्व का मतलब घनापन। ठीक है, घनापन। आप चित्र से भी अनुमान लगा पा रहे हैं कि किस सेंस की ये बात करता है घनत्व। जल, जल से ज़्यादा होता है शहद। ठीक है,
शहद से ज़्यादा घना होता है चौक, सॉलिड होता है, सॉलिड से भी ज़्यादा होता है लोहा। ठीक है, घनत्व बढ़ते क्रम में लिखना था। ठीक हो गया। क्या बोल रहे, पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में होने वाले अंतर को सारणीबद्ध कीजिए। और बी में बोला निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। दृढ़ता क्या होती है, संपीड्यता, तरलता, बर्तन में गैस का भरना, आकार, गतिज ऊर्जा और घनत्व। घनत्व तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, अब एक सारणी बनाते हैं, उस सारणी में ठोस द्रव गैस की तुलना करेंगे। ये ठोस है, ये द्रव है, ये गैस है। ठोस का आकार निश्चित आकार और निश्चित आयतन का होता है, और द्रव्यों का आयतन निश्चित होता है परंतु उनका आकार निश्चित नहीं होता। मतलब किसी भी आकार का वो ले सकता है। गैसों का ना तो निश्चित आयतन होता है और ना ही आकार। ठोसों को अधिक दबाया नहीं जा सकता, द्रवों को अधिक नहीं दबाया जा सकता। ठोसों और गैसों को आसानी से दबाया जा सकता है। अणु ठोस के अणुओं के बीच स्थान ठोसों में अधिकतम होता है, और अणुओं के बीच स्थान द्रवों में कुछ अधिक होता है, और अणुओं के बीच स्थान गैसों में अधिकतम होता है। ठीक है, बीच का स्थान। अणुओं के बीच आकर्षण बल ठोसों में ज़्यादा होता है, और द्रव में आकर्षण बल ठोस की तुलना में, देखो अणुओं के बीच आकर्षण बल द्रवों में कम प्रबल होते हैं, कम होता है ठोस की तुलना में, और अणुओं के बीच आकर्षण बल गैसों में ना के बराबर होता है, नगण्य होता है। 5वां पॉइंट, अणुओं की गतिज ऊर्जा ठोसों में न्यूनतम होती है। अणुओं की जो गतिज ऊर्जा है वो ठोस में न्यूनतम होती है, क्योंकि वो ज़्यादा पास पास होते हैं तभी वो ठोस है, और द्रव में ठोस से ज़्यादा होता है, और गैस में गैस से भी सबसे ज़्यादा जो होता है गतिज ऊर्जा वो किस में होता है, गैस में होता है। ठीक है बच्चों, टिप्पणी लिखनी थी हमें। दृढ़ता मतलब सॉलिड। ठीक है, मजबूतीपन। पदार्थ का वह गुण जो उसे बाह्य बल के विरुद्ध अपने आकार को बनाए रखने की चेष्टा करता है, उसे हम दृढ़ता कहते हैं। जैसे ये पत्थर है और इसे हम लोहे के हथौड़े से पीट रहे हैं, तो ये बाह्य बल है, इससे बचाए रख रहा है, तो इसके मजबूतीपन को दर्शाता है। तो पदार्थ का वह गुण जो उसे बाह्य बल के विरुद्ध अपने आकार को बनाए रखने की चेष्टा करता है, दृढ़ता कहलाता है। ठोसों में कणों के बीच आकर्षण बल अधिक होता है, इसलिए ये दृढ़ होते हैं, और द्रव और गैस निम्न दृढ़ होते हैं। ठीक है, संपीड़ितता मतलब कंप्रेसिबिलिटी, सिकुड़नापन। ठीक है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। बाह्य दबाव बल के कारण ये कण समीप आ जाते हैं। पदार्थ के इस गुण को संपीड़ितता कहते हैं। जब चीज़ें सिकुड़ जाती हैं, संपीड़ितता का मतलब सिकुड़ना। देख रहे हो, ये कोई पदार्थ है ऐसे, इसको मैंने दबाया तो ऐसे मुड़ जाती हैं, यूँ। ठीक है, दबा दिया यूँ। जैसे ये कोई चीज़ होगी मेरे पास, ये जैसे ये है, ऐसे करके हम दबा देते हैं, ऐसे अभी दिख रहा है आपको, मैं दबाऊंगा तो ये पिचक गया, तो ये है क्या, संपीड़ितता। अंग्रेजी में बोलते हैं कंप्रेस, कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेस करना, दबाना, सिकुड़ना। ठीक है, गैस, और इस गुण को हम क्या कहते हैं, संपीड़ित कहते हैं। द्रव तथा गैस संपीडनीय होते हैं। गैसों में सर्वाधिक संपीड़ित की जा सकती है, और ठोस की संपीड़ितता नगण्य होती है। अब जैसे मेरे पास ये देखो, मैं मोबाइल है मेरे पास, आईफोन है मेरे पास, है ना, इसको मैं दबा सकता हूँ क्या, दबाने पे कुछ हो रहा है इसमें, क्योंकि ये ठोस है, तो ठोस की संपीड़ितता सबसे कम होती है पर वो दिखती नहीं है हमें, बहुत ही नगण्य होती है ठोस की संपीड़ितता। ठीक है बच्चों, भाई मैंने पेन कहाँ रख दिया, ये है, तो ये चीज़ होती है। अब आता है तरलता, फ्लूइडिसिटी। तरलता मतलब बहाव। पदार्थ के बहने की प्रकृति को तरलता कहते हैं। द्रव तथा गैस तरल तक कैटेगरी में आ जाती है। द्रव और गैस को तरल कैटेगरी में हम रख सकते हैं। ठीक है, ठोस बिल्कुल नहीं बहते तो वो तरल नहीं है। गैसें सभी दिशाओं में बह सकती हैं। गैसों की तरलता द्रवों से अधिक होती है, क्योंकि इनके कणों के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा होती है और आकर्षण बल कम होता है, इसी वजह से इनमें भाव तरलता ज़्यादा होती है।
अब आता है बर्तन में गैस भरना। जैसे ये सिलेंडर है बच्चों, इस सिलेंडर में गैस भरा हुआ है ना। तो किसी बर्तन में गैस को आसानी से भरा जा सकता है क्योंकि इसके कण सभी दिशाओं में तीव्र गति से चलते हैं। गैस को तुम जिस भी बर्तन में रखो वो उस बर्तन के आकार का हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए भरना आसान है क्योंकि उसमें जो कणों का आकर्षण बल है वो बहुत ही कम होता है, इसी वजह से वो किसी भी में आ जाते हैं। क्यों होते हैं ऐसा? इसके कणों की अत्यधिक गतिज ऊर्जा और नगण्य आंतरिक बल के कारण होता है। ये इसका कारण है। आकार, शेप। ठोस पदार्थों में अधिकतम अंतरण आणविक बल होता है। ठोस में जो जो ठोस कैसे बनता है? अणुओं के आप जुड़ जुड़ कर ठोस बनता है, और ठोसों में जो अंतरण आणविक आकर्षण बल होता है ना वो बहुत अधिक होता है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा पास चिपके चिपके होते हैं, इसलिए इनका आकार निश्चित होता है। जबकि द्रव और गैस उस बर्तन का आकार ग्रहण कर लेते हैं जिनमें उन्हें रखा जाता है, ठीक है। गतिज ऊर्जा, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको काइनेटिक एनर्जी। पदार्थ के कणों की गति के कारण उसमें ऊर्जा का आना गतिज ऊर्जा कहलाता है, ठीक है। गैसों में जो गतिज ऊर्जा होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, उससे कम द्रव में होती है। क्योंकि गैस में क्यों होती है ज़्यादा? क्योंकि ये तीव्र गति से सभी दिशाओं में चलती है, ठीक है, इसी वजह से होता है। द्रव में गैसों से कम और ठोस में न्यूनतम गतिज ऊर्जा होती है, बहुत ही कम होती है। घनत्व क्या होता है स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। किसी पदार्थ का घनत्व प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान के बराबर होता है। स्टार्टिंग में जो मैंने बताया था घनत्व किसे कहते हैं, यहाँ मैंने आपको दिखाया था ना, ये किसी तत्व के प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं, और घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बट्टे आयतन, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, कारण बताइए। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिससे इसे रखते हैं। क्यों? क्यों? इसका कारण बताना है। क्योंकि गैसों में जो गतिज ऊर्जा वो बहुत ज़्यादा होती है और इसके बीच का जो आकर्षण बल होता है वो ना के बराबर होता है, और वो सभी दिशाओं में तीव्र गति से चल सकते हैं, और इसी वजह से जिस भी बर्तन में डाला जाता है उसी बर्तन का वो आकार ले लेता है और उसे पूरा भर देती है। यही कारण है। गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है। जो जैसे ये सिलेंडर है ना, ये जो गैस होता है ये जो इसके सरफेस है, इसकी जो दीवार है इस पर जाके दबाव डालती हैं क्योंकि बाहर निकालने की चेष्टा करती है। गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और तीव्र होती है, ठीक है। इस कारण ये कण आपस में एवं बर्तन की दीवारों से टकराते हैं, ठीक है। वो क्योंकि इसमें भी गति ज़्यादा होती है ना, आकर्षण बल कम होता है, तो ये बाहर आगे जाने की चेष्टा करते हैं, गति उसमें बहुत ज़्यादा है, तो जाके कहाँ टकराएंगे? दीवारों पर, सरफेस पर। और कण भी जो आपस के अंदर अंदर है वो भी आपस में टकरा कर इधर ही आके टकराएंगी, और इसी वजह से इन पर दबाव डलता है, ठीक है। बर्तन की दीवार पर गैस कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगने बल के कारण गैस का दबाव बढ़ता रहता है, दबाव बनता है, ठीक है। लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है। ये जो लकड़ी की ये जो मेज है वो ठोस कहलाती है। क्यों? लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है क्योंकि यह एक दृढ़ वस्तु है जिसका आकार एवं आयतन निश्चित है, ठीक है। हर वो वस्तु जिसका आकार और आयतन निश्चित है वो ठोस कहलाती है, इसी वजह से लकड़ी की जो वस्तु है ठोस कहलाती है। अगला है, हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं, लेकिन एक ठोस लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्ष होना पड़ता है। आप यूं यूं करो, फटाफट चला ले लो। जैसे तुम्हारे सामने एक लकड़ी रख देंगे, ऐसे मारोगे, ऐसे करते रखते हो। क्यों? इसका रीज़न क्या है? हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं क्योंकि हवा के कणों के बीच अत्यधिक रिक्त स्थान मौजूद है, इसलिए हमारा हाथ यूं चला जा रहा है। ऐसे ही जैसे एक कोई वस्तु से ये मेरा हाथ ही रख दिया, ऐसे मारूंगा तो ये रुक जाएगा, हल्का दर्द हुआ मुझे, क्योंकि इसमें कोई रिक्त स्थान नहीं है जो हमारे हाथ को इस पास कर पा रहा है, हटा पा रहा है, नहीं है, क्योंकि ये सॉलिड है, ठीक है। इसलिए हमें बहुत दर्द होता है। और जब लकड़ी के जो चीज होते हैं, जबकि ठोस लकड़ी टुकड़े के कण बिल्कुल पास पास होते हैं तथा मजबूत आकर्षण बल के कारण दृढ़ संरचना होते हैं,
जिसे तोड़ने के लिए अत्यधिक मात्रा में बल प्रयोग करना पड़ता है, जैसा कि कराटे पे दक्ष होना कहते हैं। ठीक है। सामान्यतः ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों का घनत्व कम होता है। द्रव का जो घनत्व होता है वो कम होता है, लेकिन आपने बर्फ के टुकड़े को जल में तैरते हुए देखा होगा। पता लगाइए ऐसा क्यों होता है। ठीक है। ऐसा क्यों बोल रहा है कि देखो, ठोस पदार्थों की अपेक्षा जो द्रवों का घनत्व होता है वो कम होता है। सही बात है, लेकिन बर्फ का टुकड़ा पानी में तैरता है। बर्फ और पानी एक ही चीज से बनता है ना। लेकिन बर्फ और पानी की अवस्थाएं अलग हैं। बर्फ ठोस अवस्था में, पानी द्रव अवस्था में है। तो इसका कारण क्या है, ऐसा क्यों होता है? बर्फ पानी के जमने से बनती है, जिसकी संरचना में अत्यधिक रिक्त स्थान रह जाते हैं जो पानी में नहीं होते। यह पिंजरे की तरह संरचना बना लेती है, जिससे इसका आयतन उतना ही मात्रा के जल से अधिक हो जाता है। आयतन ज्यादा हो जाता है ना उसका, तथा आयतन के बढ़ने से घनत्व जल से भी कम हो जाता है। अतः बर्फ के टुकड़े जल पर तैरने लगते हैं इसी कारण से। अब ये क्वेश्चन हर साल आता है। डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना, केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलना। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर डिग्री सेल्सियस से केल्विन बदलना है 273 जोड़ो, केल्विन से डिग्री सेल्सियस में 273 घटा दो। सीधी सी बात है। कह रहे निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदलो। ये केल्विन में दे रखा है, आपको सेल्सियस में बदलना है। ठीक है, इसको सेल्सियस में बदलना है। तो सेल्सियस में बदलने के लिए 300 को में से 273 घटा दो, कितना आ जाएगा? 27। तो आंसर आ जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस। अगर केल्विन से सेल्सियस में बदलना है तो 273 घटाना पड़ेगा। सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो 273 जोड़ना पड़ेगा। सीधी सी बात है। अब ये 573 है, इसको सेल्सियस में बदलने के लिए 273 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 300 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। कह रहे निम्नलिखित तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? 250 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? आपको पता है, जब हम जल को 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं, ठीक है, तो वो उबलने लगता है। अब यहाँ दे रखा है 250 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। और वो 250 डिग्री सेल्सियस तो और भी ज़्यादा है, डबल से भी ज़्यादा है। तो ये जो टेम्परेचर है वो बहुत ही ज़्यादा है, काफ़ी उच्च है। अतः इस ताप पर जल गैसीय अवस्था में बदल जाएगा, उबलेगा ही नहीं भाई, भाप बन जाएगा, गैसीय अवस्था में बदल जाएगा। ये आ जाएगा आंसर। और 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा? वो उबलने लगेगा। द्रवीय तथा गैसीय अवस्था दोनों, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पर जल उबलकर भाप में बदलने लगता है। जब उबलता है तो वो भाप बदलता है, और भाप जब बदलता है तो द्रव्य अवस्था से वो किस अवस्था में जा रहा है? गैसीय अवस्था में जा रहा है। ये अंतर है दोनों टेम्परेचर में। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे? किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है? तो किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान इसलिए स्थिर रहता है क्योंकि दी जाने वाली ऊष्मा उसके कणों के बीच आकर्षण बल को तोड़ने में प्रयुक्त हो जाती है। अतः इस प्रकार अवस्था परिवर्तन के दौरान दी गई ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं, इसलिए ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तन करने के लिए कोई विधि सुझाइए। ठीक है, वायुमंडलीय जो गैस है उसको द्रव में बदलना है, उसके लिए क्या विधि सुझा सकते हो? तुम क्या कर सकते हैं? दाब को बढ़ाकर और तापमान को घटाकर वायुमंडलीय गैस को द्रव में परिवर्तित किया जा सकता है। आपको एक विधि देते हैं। एक सिलेंडर में वायुमंडलीय गैस भरकर इसमें लगे पिस्टल से संपीड़ित करने तथा ताप को कम करने पर पदार्थ के कण समीप आ जाते हैं और द्रव में बदल जाते हैं। ठीक है, ये इसका कारण है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है? ठीक है, तो गर्म शुष्क दिन में वायु में नमी कम होती है और तापमान ज़्यादा होता है,
इसके जिसके कारण वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। वाष्पीकरण की दर तभी बढ़ेगी जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तापमान ज़्यादा होगा, क्योंकि तापमान बढ़ने और आर्द्रता घटने पर वाष्पीकरण की दर में वृद्धि होती है और यही चीज़ चाहिए होती है। तो तथा जब हम जानते हैं कि वाष्पीकरण से शीतलता उत्पन्न होती है, अब वाष्पीकरण ज़्यादा हो रहा है तो वाष्पीकरण से हमें ठंडाहट महसूस होती है, अतः कूलर के अंदर से ठंडी हवा कमरे में फैलकर ठंडक प्रदान करती है। ये कूलर है और ये मस्त ठंडा हवा चल रहा है, तुम्हें मज़ा आ रहा है ना। गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है? देख, पहले तो घड़े में हम पानी रखते थे, अब आजकल तो ये बहुत ही कम देखने को मिलता है। घड़े में बहुत अधिक संख्या में छिद्र होते हैं, रंध्रावकाश होते हैं, जिससे पानी बाहर रिसता रहता है और इसका वाष्पीकरण होता रहता है। इस तरह मटके के ऊपर पानी आता है और वाष्पीकरण में कम हुई ऊर्जा को पुनः मटके में और शिष्ट बचे जल से वाष्पीकरण गुप्त ऊष्मा के रूप में ले लेता है और ये प्रक्रिया आपकी चलती रहती है। चूंकि घड़े एवं जल से ऊष्मा अवशोषित होती है तथा वाष्पीकरण होता रहता है, इसलिए मटके का जल ठंडा होता है। तो सिंपल में बताऊं, क्योंकि मटके में वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती रहती है, इसी वजह से घड़े में रखा हुआ पानी हमें ठंडा मिलता है हर समय। तो मेन कारण है वाष्पीकरण। इसको हमने पहले वाले में भी पढ़ा था वीडियो में। एसीटोन पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है? जब आप हथेली में एसीटोन, ठंडी इत्र या पेट्रोल डालोगे ना, तो आपकी हथेली की ओर ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है और इस वजह से तुम्हें ठंडाहट महसूस होती है। देखो यही चीज़ लिखा हुआ है, एसीटोन या पेट्रोल इत्र डालने पर हमारी हथेली इसलिए ठंडी हो जाती है क्योंकि इसके कण हथेली या उसके आसपास से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और वाष्पीकृत हो जाते हैं, जिससे हथेली पर शीतलता यानी कि ठंडाहट महसूस होती है। वाष्पीकरण के कारण ही शीतलता होती है, ये इसका मुख्य कारण है। अगला है, कप की अपेक्षा प्लेट से हम गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं? है ना, मस्त। तुम्हें कप में दोगे तो तुम्हें मज़ा नहीं आएगा, लेकिन वही कप में प्याली दे दे, सुप सुप करके पीते हो प्याली में, तब तुम्हें ज़्यादा मज़ा आता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्लेट की सतह को, जो प्लेट में जब हम डालते हैं ना चाय, प्लेट की सतह के क्षेत्रफल में वो पूरा फैल जाता है। क्योंकि अब यहाँ पर ये तुम्हारा चाय रखा हुआ है, इसकी सतह क्षेत्रफल कम है और वही चाय तुम्हारे यहाँ पूरा फैल गया है, तो सतह क्षेत्रफल ज़्यादा हो गया। जितना अधिक सतही क्षेत्रफल होगा, वाष्पीकरण उतनी जल्दी होगा, जिससे दूध या चाय जल्दी ठंडी हो जाती है। इस तरह हम प्लेट से दूध या चाय जल्दी पी लेते हैं क्योंकि ठंडी ज़्यादा हो जाती है। गर्म थोड़ी ना पी पाओगे जल्दी जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्मियों में हम किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए हमें? तो गर्मियों में हमें सफ़ेद सूती कपड़े पहनने चाहिए। ये चीज़ मैंने पहले वाले वीडियो में भी बताई थी। गर्मियों में हमें हल्के रंग वाली सूती कपड़े पहनने चाहिए। हल्के रंग वाले कपड़े ऊष्मा अवशोषित नहीं करते हैं। सूती कपड़ों में छिद्र होते हैं जिससे पसीना अवशोषित हो जाते हैं और वाष्पीकरण तेज़ी से होता है। वाष्पीकरण तेज़ी से होगा यानी कि तुम्हें ठंडाहट महसूस होगी। इस क्रिया में हमारी त्वचा से वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा ली जाती है। इस तरह त्वचा से ऊष्मा निकलने के कारण ठंडक एवं आरामदायक महसूस होता है। अब ये सारे जो प्रश्न हैं, वो जो बॉक्स के अंदर प्रश्न होते हैं वो सारे हो गए। अब जो प्रश्न हैं बच्चों, वो पीछे अभ्यास में जो दिए गए प्रश्न हैं एनसीईआरटी के, वो हम पढ़ने वाले हैं, करने वाले हैं। ठीक है। सो क्या बोला, निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस में परिवर्तित कीजिए। तो सेल्सियस में बदलने के लिए 273 घटा देते हैं। ठीक है, तो कितना आ गया? 20 डिग्री सेल्सियस, पहले वाले का आंसर। और इसमें से 273 घटा दो, तो ये आ जाएगा 197 डिग्री सेल्सियस। तो केल्विन को सेल्सियस में बदलने के लिए 273 घटाते हैं और सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए 273 जोड़ते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। अब जैसे ये है, केल्विन बदल लो, केल्विन बदलने के लिए क्या होगा? 25 डिग्री सेल्सियस है तो 25 में क्या बदल जोड़ना पड़ेगा? 273।
तो 298 केल्विन हो जाएगा पहले वाले का आंसर। फिर 373, इसमें 273 जोड़ दो तो 646 केल्विन, ये आ जाएगा आंसर दूसरे वाले का। ये फर्स्ट वाला है, ये सेकंड वाला है, हर साल आता है ये 1 नंबर में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अवलोकनों हेतु कारण लिखिए। नेफ्थलीन को रखा रहने देने पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाती है। नेफ्थोलीन, कपूर, ये क्या है? ऊर्ध्वपातज अभिक्रिया के उदाहरण है। ये ठोस अवस्था सीधा गैसीय अवस्था में बदल जाता है। ठीक है, तो नेफ्थलीन एक वाष्पशील ठोस पदार्थ है जो ठोस से द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस अवस्था में बदल जाता है, जिसे हम ऊर्ध्वपातन अभिक्रिया कहते हैं। अतः कुछ समय बाद यह ठोस पदार्थ छोड़े बिना वाष्प में उड़ जाता है, यही इसका कारण है। हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए पहुंच जाती है। जो सुगंध है ना सेंट की, बहुत दूर से महकता है वो। क्यों? इत्र एक वाष्पशील द्रव होता है जो तेजी से वाष्प में बदल जाता है। ठीक है, जो सेंट होता है ना वो बहुत जल्दी वाष्प में बदल जाता है और वायु के कणों के साथ मिलकर सभी दिशाओं में फैल जाता है। इसी कारण इत्र की जो गंध है वो बहुत दूर तक हमारे नाक तक पहुंच जाती है, बहुत दूर से ही। ये आप कॉपी में लिख देना। करें, निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित करें। आकर्षण, जल, चीनी, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन से ज़्यादा आकर्षण जल में, जल से ज़्यादा आकर्षण चीनी में। ऑक्सीजन क्या है? एक गैस है। जल क्या है? एक द्रव है। चीनी क्या है? एक ठोस तरीके के पदार्थ है। तो आकर्षण ठोस में ज़्यादा होता है, उससे कम जल में होता है, और सॉरी द्रव अवस्था में होता है, और उससे कम गैसीय अवस्था में होता है। ठीक। निम्नलिखित तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? 25 डिग्री सेल्सियस पर द्रव, जो आपका पानी है वो द्रव अवस्था में रहेगा। 100 डिग्री सेल्सियस पर वो उबलने लगता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर वो क्या होगा? बर्फ रहेगा। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पर ठोस अवस्था में रहता है, बर्फ के रूप में रहता है। और 100 डिग्री सेल्सियस पे वो उबलने लगता है। 100 डिग्री सेल्सियस पे द्रव्य अवस्था या फिर गैसीय अवस्था दोनों में संभव हो सकता है, क्योंकि उबलेगा तो वाष्प बनेगा, और वाष्प मतलब गैसीय अवस्था। ठीक, ये आप देख सकते हैं। कारण देना है, जल कमरे के ताप पर क्या है? कमरे का जो तापमान होता है वो क्या होता है? 17-18 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, और इस तापमान पर वो द्रव ही रहेगा। ठीक है, और इसका जो हिमांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस, और क्वथनांक जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस। ये भी पूछा जाता है। हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और क्वथनांक, हिमांक मतलब जिस ताप पर वो जम जाता है, क्वथनांक मतलब उबलना, जिस तापमान पर वो उबलता है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। ठीक। लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है। लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है क्योंकि इसका गलनांक कमरे के ताप से बहुत ही ज़्यादा होता है। इसका एक निश्चित आकार है, आयतन है, और ये ठोस होता है, बहता नहीं है, इसीलिए कमरे के ताप पर ये ठोस है। अगर इसको तुम्हें गलाना है तो तुम्हें बहुत ज़्यादा ऊष्मा की ज़रूरत है, और कमरे का टेम्परेचर कितना हो? 17-18 डिग्री सेल्सियस है ना। 273 केल्विन पर बर्फ को ठंडा करने पर, जल को इसी तापमान पर ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव अधिक क्यों होता है? तो इस चीज़ को मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ बच्चों, पहले वाले वीडियो में, तो वहाँ से देख लेना। उबलते हुए जल अथवा भाप में से जलने की तीव्रता किस में अधिक महसूस होती है? एक तो पानी जो उबल रहा है, और दूसरा ये जो पानी से जो भाप निकल रहा है, उसमें हाथ रखोगे भाप में और उबलते हुए पानी में हाथ डाल दोगे तो तुम्हें किस में ज़्यादा गर्माहट महसूस होगी? तो भाप में जलने की तीव्रता अधिक महसूस होगी। ये जो भाप है ना, इसमें तुम्हें गर्माहट ज़्यादा लगेगी, क्योंकि 373 केल्विन यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भाप अर्थात वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है, क्योंकि भाप के कणों में ना वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर ली जाती है, इसी कारण। ठीक है, तो इसकी तुलना में
इसमें तुम्हें ज़्यादा गर्माहट महसूस होगा भाप में, पानी से भी। कह रहे निम्नलिखित चित्र में ABCDEF की अवस्था परिवर्तन को नामांकित कीजिए। ठीक है, ये कौन कौन से परिवर्तन है? ये द्रव है, ये ठोस है, ये गैस है, तो आपको बताना है। ठीक है, तो ए क्या है? ए आपका हो रहा है संलग्न, बी आपका क्या हो रहा है? वाष्पीकरण। देखो ऊष्मा दी जा रही है तो वाष्पीकरण हो रहा है। सी आपका संघनन है, डी आपका जमा रहा है, ई आपका ऊर्ध्वपातन है। ये जो ई है वो आपको क्या है बेटा? ठोस से सीधा गैसीय अवस्था में आ रहा है। देखो द्रव अवस्था में नहीं आया, ठोस से सीधा किस में अवस्था में आएंगे? गैसीय अवस्था में आ रहा है। तो गैसीय अवस्था में आ रहा है यानी कि ऊर्ध्वपातन है। और उसके साथ साथ देखो बच्चों एफ भी है। ठीक है, ठोस से सीधा क्या आ रहा है? गैसीय अवस्था में, तो ये भी ऊर्ध्वपातन है। तो इस तरीके से ये सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो हैं वो मैंने बता दिए हैं। और भी कुछ एमसीक्यू फॉर्मेट में बहुविकल्पीय छोटे मोटे प्रश्न जो अगर मुझे और भी इम्पोर्टेंट लगते हैं तो वो मैं बता दूंगा। मेन चीज़ क्या है, अगर बेटा आपने पूरा चैप्टर ढंग से पढ़ा है और ये एनसीईआरटी क्वेश्चन सारे कर लेते हो तो क्वेश्चन सारे ही बन गए ऑलमोस्ट। ठीक है, इनको कर लोगे तो बाकी क्वेश्चन अगर इधर उधर से आते हो तो वो भी आप कर सकते हो, ये मेरा मानना है। तो वीडियो को हर जगह शेयर करें, डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। मैथमेटिक्स में मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखी है, क्लास 10th की भी मैंने पढ़ा रखी है, फ्यूचर में आपको देखने को मिलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको कौन सी वीडियो चाहिए हमें कमेंट करके बताएं। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें।